सभी लोगों को हरिओम। गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी का स्वागत है। स्क्रीन प्रेजेंट कर देते हो। हरिओम मैम। हरिओम मैम। हरिओम। हरिओम। जैसे मैं बोलती हूँ मेरे बच्चे मुझे कॉपी करते हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी चीजें कर रहे हैं कॉपी। और ये जब आप सबका नाम लेते हैं ना, पूरी प्लेलिस्ट कौन कौन है क्लास में, हाँ क्या जी है, मेघा जी है, हाँ। भारती जी है, जैसे गुलशन कौशल सर बोलते हैं ना, मेरे दोनों बच्चों को सबके नाम में याद है। हे भगवान। अच्छी बात है। मतलब आपके पास ही बैठे रहते हैं आपके बच्चे पढ़ाई जी, करते समय। मतलब मेरी क्लास तो रह जाती, वही पूरा क्लास वही नेट दे देंगे मेरे बच्चे तो अब। और पता है, एक दिन तो सर मैं देख रही थी, बार बार वो वीडियो खोल रहे थे फिर बंद कर रहे थे, फिर खोल रहे थे फिर बंद कर रहे थे। पता नहीं किसके, शायद आप में थे कि किसी और में। अब बस वो मेरा ध्यान अगर बच्चा अगर 2 मिनट भी हटा तो वो ऑन करके देखेगा कि होता क्या है इसमें। हाँ हाँ। तो ये और देख रही मुझे थी मैं ये। और मुझे चिढ़ाने के लिए क्या करता है, बार बार मेरे फोन के पास जाते हैं। हेलो सर, सर मैं मेघा जी बात कर रहा हूँ, सर मैं मेघा जी बात कर रहा हूँ। अच्छा। बच्चे लोग होते ही ये कॉमेडी, चलिए अच्छी बात है। आपका इंटरटेनमेंट भी हो जाता है इसी बहाने। हम लोग का एनईपी में कुछ रह गया है तो वो करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारा है एनईपी में, तो इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे ना 2021 में। एक एक शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन पूछे गए एनईपी से क्वेश्चन। मैं तो अभी स्क्रीन शॉट ले लेके परेशान हुई, कितना क्वेश्चन लूं मैं, बहुत ज्यादा हो गया है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन एनईपी से पूछे गए हैं और आने वाले समय में उससे पीवाईक्यू के थ्रू आपके पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यू करेंगे तो और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो अभी जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो देख लेते हैं। बाकी भी बहुत सारा थ्योरी है जो आप लोग खुद से भी देख लीजिएगा, क्योंकि समय भी अब ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन कराना ज्यादा सही रहेगा। तो मैं क्वेश्चन भी लेके आई हूँ, कुछ मैं करा देती हूँ जितना बचा है। बाकी मैं क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगी, ठीक है। मतलब हमारा पूरा हायर एजुकेशन का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एक आपका स्वयं स्वयं प्रभा जो मुख्य कार्यक्रम होते हैं ना, वो आपके टीचिंग के अंतर्गत भी आते हैं और हायर एजुकेशन के अंतर्गत भी आते हैं। तो पुंडलिक सर जब पढ़ाएंगे आप लोगों को तो उसमें आपको पढ़ाएंगे सर, क्योंकि टीचिंग में सर बनाए हैं तो इसलिए मैं उसको ऐड नहीं करी है, ठीक है। तो वहां पे आपका वो कवर हो जाएगा। टीचिंग हायर एजुकेशन ये सब मिलता जुलता है, ठीक है। बाकी सब आपका कंप्लीट हो चुका है। तो कल हम लोग यहाँ पे देख लिए थे। ये भी चीज से आप लोग परिचित हो चुके हैं कि प्रमाण पत्र और डिप्लोमा वाला और ये वाला भी आप लोग को पता है। मैं आगे बढ़ती हूँ। और अब हम लोग देखेंगे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मास्टर कार्यक्रम के विभिन्न डिजाइन पेश करने की सुविधा होगी। तो कौन कौन से जो है डिजाइन पेश की जाएगी वो देखेंगे हम लोग। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी और ऑफर है, डिफरेंस डिजाइन है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। तो जिन लोगों ने 3 वर्ष की स्नातक कार्यक्रम पूरा कर लिए हैं वो 2 वर्ष के 2 वर्षीय कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें जो है दूसरा वर्ष पूरी तरीके से जो है अनुसंधान के लिए समर्पित होगा। तो यहाँ पे वो रिसर्च की बातें की गई, ये भी शायद हो चुका है। मैं और भी आगे बढ़ती हूँ, ये सब आप लोग खुद से ही देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक मेरू, मेरू से आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो मेरू जो होता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं हम लोग मेरू को। समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए जो है आईआईटी, आईआईएम आदि के समान मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय, जिन्हें जो है आ, जिन्हें जो है हम लोग मेरू यानी कि बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय कहते हैं। तो ये जो हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जो विद्यालय है, विश्व यूनिवर्सिटी है, उसको हम लोग मेरू के नाम से जानते हैं। उसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। स्थापित किए जाएंगे और उनका जो है लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्च वैश्विक मानक प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी मेडू की स्थापना करने की बात की गई है, ताकि जो है गुणवत्तापूर्ण जो हमारी शिक्षा है, क्वालिटी एजुकेशन जो है उसको जो है उसके लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सके, क्वालिटी एजुकेशन के लक्ष्य को जो हम लोग पार कर सके। और वह पूरे भारत में बहुविषयक शिक्षा के लिए उच्चतम मानक स्थापित करने में भी मदद करेगा, ठीक है। तो ये जो है हायर स्टैंडर्ड्स जो होता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में अक्रॉस इंडिया के क्षेत्र में जो है ये हेल्प करेगा। क्लियर होगा मेरू को लेके सबको। अब हम लोग देखेंगे
कि नए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्र में गुणवत्ता अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना। सभी क्षेत्र में जो है रिसर्च को यहाँ पे प्रेरित करने की बात की गई है। ठीक है, तो हम लोग अगर देखते हैं कि अनुसंधान में जो है इस महत्वपूर्ण महत्व के बावजूद वर्तमान समय में भारत में अनुसंधान और नवाचार निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 0.69% है। यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में जो जीडीपी का कितना परसेंट जो खर्च हो रहा है, तो वो 0.69% है। जबकि संयुक्त अगर अमेरिका का देखते हैं तो वहां पे 2.8% खर्च होता है। अगर हम लोग इजराइल का देखते हैं तो 4.3%, और अगर दक्षिण कोरिया का देखते हैं तो 4.2% खर्च होता है। ठीक है, तो हमारे देश में भी ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर आप जैसे जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो जो आपको पे किया जा रहा है, जो आपको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, वो इनफ नहीं है आपके लिए, और आपको मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चे पता है फाइनेंशियली जो है उसके मन में, वो तो रिसर्च करने के लिए उसको पैसा मिल रहा होता है, लेकिन वो फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है। हमेशा उसके अंदर टेंशन बना रहता है कि एक तो आगे क्या करना है, उसके बाद जो हमको मिल रहा है वो तो हम रिसर्च में ही खर्च कर देंगे, तो उसके घर कैसे चलेंगे। इसी वजह से इंडिया में क्या करते हैं, ज्यादातर रिसर्चर्स को देखेंगे, जो भी रिसर्च करने वाले होते हैं उसको बस यही लगता है अरे पैसा मिल रहा है, किसी भी तरह अपना अनुसंधान करके वो निकल जाते हैं, क्योंकि अब उनको ज्यादा सरकार पैसा भी नहीं दे रहा, तो कर भी क्या सकता है। तो हमारे जो भारत में ज्यादा जो है पे स्कॉलरशिप नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है। तो देखिए मात्र 0.69% ही खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। जबकि हम लोग अमेरिका की बात करते तो 2.8%, इसराइल की बात करते तो 4.3%, और दक्षिण कोरिया में 4.2%। नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन है, जिसको एनआरएफ बोलते हैं, तो इसकी स्थापना करने की कल्पना करने की बात की गई, यानी कि एनआरएफ की स्थापना करने की बात की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करने की बात हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। ठीक है, उसके साथ ही देखेंगे कि एनआरएफ जो है, एनआरएफ का व्यापक लक्ष्य जो है क्या है, हमारे विश्वविद्यालय में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। तो एनआरएफ क्यों बन रहा है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्यों बन रहा है, ताकि जो है हमारे विश्वविद्यालय में जो रिसर्च है उसके संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि रिसर्च को बढ़ाने के लिए जो है किसकी स्थापना करने की बात की गई है, तो एनआरएफ की स्थापना करने की बात की गई है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करने की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे विशेष रूप से जो एनआरएफ क्या करता है, तो योग्यता आधारित लेकिन न्याय संगत सहकर्मी समीक्षा अनुसंधान फंडिंग का एक विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा। उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन और मान्यता के माध्यम से देश में अनुसंधान की स्वीकृति विकसित करने में मदद करेगा, और बीजारोपण के रूप में ये जो है प्रमुख पहल करेगा। राज्य विश्वविद्यालय और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अनुसंधान जो है बढ़ाए जाए, और अनुसंधान जो होता है वो क्षमता में वर्तमान में जो है सीमित है, तो उसको और कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। एनआरएफ जो हमारा है वो सभी विषय में अनुसंधान को प्रतिस्पर्धात्मक रूप में से जो है वित्त पोषित करेगा। तो ये क्या करेगा, फंडिंग भी कराने का काम करेगा, वित्त पोषित करने का काम करेगा सभी सब्जेक्ट में। मल्टी डिसिप्लिनरी जो है सब्जेक्ट की यहाँ पे बात की गई है कि विषय जो है सभी विषयों में जो है अनुसंधान की प्रतिस्पर्धात्मक रूप से जो है वित्त पोषित करेगा। सफल अनुसंधान की मान्यता दी जाएगी, और जहाँ पे प्रासंगिक हो सरकारी एजेंसी के साथ साथ उद्योग और निजी परोपकारी संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से जो है क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एनआरएफ के बारे में याद रखना है, जो रिसर्च के लिए जो है फंडिंग करने का ये काम करेगा। प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ एनआरएफ विल बी, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, वही सब बातें यहाँ पे कुछ कुछ लिखी गई है, कुछ कुछ चीजें मैं आप लोग पे छोड़ देती हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट, उत्कृष्ट अनुसंधान और प्रगति की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड प्रोग्रेस जो है कैसे करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जो एनआरएफ है वो अन्य फंडिंग एजेंसी जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी जिसको बोलते हैं, उसके साथ ही जो है हमारा परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसको डीएई बोलते हैं। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, जिसको डीबीटी बोलते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR,
इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में आता है ICAR का, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर के लिए कौन सा है रिसर्च, तो हमारा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके बाद अगर हम ICMR के बारे में देखते हैं तो ये किससे संबंधित है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICHR। ICHR क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC। तो ये सब के बारे में जो यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो हमारा NRF है ये क्या करेगा, सबको फंडिंग कराने का काम करेगा, चाहे वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, परमाणु ऊर्जा विभाग हो, जैव प्रौद्योगिकी विभाग हो, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो, भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ सावधानी पूर्वक समन्वय करेगा, और अनुसंधान, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उद्देश्य की तालमेल सुनिश्चित करने और प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और अन्य अकादमिक के साथ ये काम करेगा। तो ये सबके साथ मिलकर काम करेगा, उसको फंडिंग कराएगा। तो ये आपको जो जो इंस्टीट्यूशंस के नाम है उसको थोड़ा आपको फुल फॉर्म उसका ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तो आपका और भी क्लियर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए NP से, पूरा ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है NRF का जो संचालन सरकार से स्वतंत्र रूप से एक घूमने वाली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा जो है किया जाएगा, जिसमें सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता और नव प्रवर्तक शामिल होंगे, ठीक है। तो ये किस तरीके से कार्य करेगा, तो ये एक रोटेशिंग जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रूप में काम करेगा, ठीक है। रिसर्च के क्षेत्र में घूम घूम कर जो है ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के रूप के द्वारा ये काम करेगा, ठीक है। घूमने वाली एक स्वतंत्र संस्था होगी जिसमें जो है सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता और नवप्रवर्तक शामिल होंगे। तो हम लोग देखेंगे NETF के बारे में। NETF जो कि एक स्वायत्त निकाय ऑटोनोमस बॉडी है, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी फोरम के लिए शैक्षणिक के संबंध में, टीचिंग के संबंध में जो है, तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम स्कूली और उच्च स्तर के लिए सीखने, मूल्यांकन योजना, प्रशासन आदि को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार के मुक्त आदान प्रदान के साथ एक मंच प्रदान करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो साथ ही ये दो चीज की बात की, स्कूल और उच्चतर दोनों की बातें यहाँ पे की गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की ये बातें करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, सीखने, मूल्यांकन योजना, प्रशासन आदि को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग पर जो है विचार जो है करने का ही काम करेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि NETF जो है, NETF का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा संस्थानों, राज्य और केंद्र सरकारों एवं अन्य हितधारकों के नेतृत्व को प्रदान करके प्रौद्योगिकी के प्रेरण, तैनाती और उपयोग पर जो है निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना होगा। तो ये सुविधा प्रदान करेगा, चाहे हमारा स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, तो वहां पे जो है शिक्षा, जो हमारा जो NETF का जो उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसको जो है नेतृत्व करने का ये काम करेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, कल मैं करवा रही थी कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के नाम खोजे जिनके पास NEP 2020 ने उल्लेखित किया है। कल मैं पढ़ाई थी NEP 2020 में कौन से प्राचीन विश्वविद्यालय के जो है नाम जो है उसमें बताए गए हैं, और वैसे करने की बातें की गई कि उसी के तर्ज पे हमारा भी विश्वविद्यालय हो। बताइएगा क्या होगा। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को कि नहीं आ रही है? आ रही है। ओके, बताइएगा इसका आंसर बताइए, कल ही मैं क्लास में करवाई हूँ। तक्षशिला। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिया गया 1 2 3 4, यहाँ पे एक से ज्यादा 4 तक कम से कम आपको बता रहे हैं इसमें। नालंदा, थर्ड ऑप्शन लग रहा है। विक्रमशिला। कल आप लोग ध्यान नहीं दिए थे क्लास में, याद नहीं है किसी को? चलिए मैं दिखाती हूँ पहले आपको, उसके बाद आप ये क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, ठीक है। देखिए सीधा उठा के क्वेश्चन पूछा गया, PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं मिथिला छोड़कर चारों, यही तो बोला, ABD मैंने यही बोला था। ओके चलिए अच्छी बात है, तो मिथिला को छोड़ के बाकी सब हो जाएंगे, ठीक है।
नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी और विक्रमशिला की तर्ज पे जो है NEP 2020 जो है उसमें उल्लेखित किया गया है, इस विश्वविद्यालय का नाम उल्लेखित किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में क्या क्या बातें की गई है। टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीटी तो 2021 NCFT 2021 और एनसीटीआरटी के परामर्श से जो है एनसीटीई द्वारा जो है तैयार किया जाएगा। यानी कि जो एनसीटीई है इसको जो है किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, तो ये जो है एनसीईआरटी के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, टीचर एजुकेशन के लिए आपका एक एनसीएफटीई जो कि 2021 में आया है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एंड टीचर एजुकेशन, जो कि 2021 में आया हुआ है। विल बी फॉर्मुलेट बाय एनसीटीई के द्वारा ये फॉर्मुलेट किया गया है इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के सहयोग से 2030 तक क्या बोला गया है कि शिक्षक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड की होगी। आपको पता होगा कि अभी जो है बीएड की डिग्री 4 साल की हो गई है। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे की गई है। 2030 तक जो है 4 साल के लिए बीएड डिग्री की बातें की गई है। उसके साथ ही 2030 तक बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तन करने आवश्यक होंगे, क्योंकि उन्हें 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक तैयारी कार्यक्रम की पेशकश करनी होगी। आपको पता होगा कि अभी जो नया वाला जो बीएड आया हुआ है उसे पता है हम लोग का योगा भी एक सब्जेक्ट शामिल किया गया है, योग। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों का और भी क्या आगे निकलता है योगा के क्षेत्र में, जॉब मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है गठित न्यायमूर्ति जेएस वर्मा आयोग जो कि 2012 में आया था, वो क्या बोले थे, उसके अनुसार 10,000 से अधिक की संख्या वाले अधिकांश जो है स्टैंड अलोन DEI गंभीर शिक्षा का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनिवार्य रूप से जो है कीमत के लिए जो है डिग्री बेच रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है ऐसा ये बोला गया किसके द्वारा, तो जेएस वर्मा आयोग के द्वारा बोला गया 2012 में कि बहुत सारे ऐसे बीएड की डिग्री है जो कहीं से भी डिग्री ले लेते हैं और टीचर बन जाते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि सभी जो है स्टैंड लोन जो TERE है 2030 तक बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें जो है 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक तैयारी कार्यक्रम की पेशकश करनी होगी। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड ऐसे बहुविषयक जो है HEI द्वारा जो है की जाने वाली पेशकश 2030 तक स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगी। तो स्कूली शिक्षक के लिए न्यूनतम जो है डिग्री योजना ये बन जाएगा, जो 4 साल का हमारा बीएड चलेगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि 4 वर्षीय जो एकीकृत बीएड है उसके साथ साथ भाषा, इतिहास, संगीत, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला, शारीरिक शिक्षा, देखिए शारीरिक शिक्षा भी यहाँ पे दिया गया, फिजिकल एजुकेशन आदि जैसे विषय जो है विशेष विषय में दोहरी प्रमुख समग्र स्नातक की डिग्री होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें को जो है यहाँ पे बहुविषयक जो है यहाँ पे जो टीचर का जो डिग्री दिया जाएगा तो बहुविषयक के क्षेत्र में दिया जाएगा। 4 साल के हम लोग यहाँ पे बीएड देखिए। ठीक है, अगर जो 12 के बाद सीधा करेगा तो उसके लिए 4 साल का बीएड हो जाएगा। ठीक है, और जिन कहने का छात्रों ने मतलब बहुविषयक माने मतलब ये सारे सब्जेक्ट टीचर्स को पढ़ने होंगे। हाँ पढ़ने होंगे। अब देखते हैं, हमें तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में तो वो टीचर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा भी चीज उन्हें जानना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी एनटीए का एग्जाम दे रहे हैं तो हम लोग पेपर 1 कैसे है, बहुत सारे चीज हम लोग को पेपर 1 में जो पढ़ना पड़ा है 10 यूनिट सबके लिए है ना वो कंपलसरी हाँ कि जी, वो जानना ही है, क्योंकि ये हमारा बेस। मल्टीपल चीजें करनी हाँ, पड़ेंगी। इसीलिए अब देखिए यहाँ पे जो 4 साल की बीएड तो एक हो ही गई, उसके बाद जिन छात्रों ने पहले से ही किसी विशेष विषय में स्नातक की डिग्री कर लिया है तो उसके लिए जो बीएड 2 साल का होगा। ठीक है, जो पहले से स्नातक हो चुके हैं तो उसके लिए जो बैचलर डिग्री प्राप्त कर चुके हैं तो उसके लिए 2 साल का बीएड होगा। और 1 साल का बीएड का भी पेशकश किया गया, जो पीजी कर चुके होंगे उसके लिए 1 साल का बीएड हो गया। ठीक है, जो ग्रेजुएशन किए उसके लिए 2 साल का, ऐसे आपका 4 साल का टोटल होगा।
जो ग्रेजुएशन किएंगे उसके लिए 2 साल का, और जो पीजी कर चुके हैं उसके लिए 1 साल का बीएड। ठीक है, 1 साल का बीएड का भी अभी पेशकश जो है किया गया है। और उन्होंने, जिन्होंने किसी विशेष विषय में 4 साल का स्नातक डिग्री प्राप्त कर ली है, या फिर जिन्होंने किसी विशेष विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली है, उसके लिए जो है 1 साल का बीएड का डिग्री होगा। क्लियर होगा सभी को? 3 बातें यहाँ पे की गई है, 4 साल का, 2 साल स्नातक वाले, 1 साल जो है पीजी वाले। अब देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या बताया गया। मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाओं में चल रही पहलों के माध्यम से कॉलेजों और विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लिए सेवाकालीन निरंतर व्यावसायिक शिक्षा विकास जो है जारी रहेगा, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समृद्ध शिक्षण सीखने की प्रक्रिया की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें मजबूत और पर्याप्त रूप से विस्तारित किया जाएगा। टीचर को भी जो है ट्रेनिंग बार बार ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि जो है अच्छे तरीके से वो सीख पाए और अच्छे से क्लास ले पाए। अब जैसे यहाँ पे टीचर के लिए देखिए क्या बताया गया। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए क्या है, स्वयं है और दीक्षा पोर्टल है। जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि कम समय में बड़ी संख्या में शिक्षकों को मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है संचालित किया जा सके। तो ये आपको याद रखना है कि टीचर एजुकेशन के लिए कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताया गया, तो स्वयं बताया गया है, ठीक है, और दीक्षा बताया गया है। परामर्श के लिए जो है राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करने की भी बात की गई है, की जाएगी, जिसमें उत्कृष्ट वरिष्ठ सेवानिवृत्त संकाय का एक बड़ा जो है समूह शामिल होगा, जिसमें जो है भारतीय भाषाओं में पढ़ने की क्षमता वाले लोग भी शामिल होंगे, जो कि विश्वविद्यालय कॉलेज को लघु और दीर्घकालीन परामर्श व्यवसायिक सहायता प्रदान करने के इच्छुक होंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है यहाँ पे राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करने की बात की गई है, नेशनल मिशन की। शिक्षकों को जो है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सतत व्यावसायिक विकास, ठीक है, जिसको सीपीडी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यहाँ पे सतत व्यावसायिक विकास की बात की गई है। शिक्षकों को आत्म सुधार और अपने पेशों में नवीन नवाचारों और प्रगति को सीखने के लिए निरंतर अवसर दिए जाएंगे। उन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल सहित कई तरीके से पेश किया जाएगा। प्लेटफॉर्म जो है विशेष रूप से ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे, ताकि जो है शिक्षक विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे स्थानीय, क्षेत्रीय और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्यशाला ऑनलाइन जो शिक्षकों का वो जो है करने की यहाँ पे बात की गई है। उसके साथ देखिए यहाँ प्रत्येक शिक्षक जो है उसके अपेक्षा की जाएगी कि वो अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए अपने स्वयं के हितों से प्रेरित होकर हर साल कम से कम 50 घंटे का जो है सीपीडी अवसरों में भाग ले। ठीक है, ये सीपीडी क्या है, ऊपर अभी हम लोगों ने वही देखा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर के लिए ये। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है करने के लिए 50। वो जो सीबीएसई में वर्कशॉप होती हैं वो भी कुछ ना कुछ सिखाती हैं, तो वो तो नहीं बोल हाँ, रहे? बहुत कुछ सीखा। हाँ, वही बहुत कुछ सिखा दिया। ऐसे टीचर के बारे में यहाँ बात किया गया, व्यावसायिक शिक्षा को लेकर टीचर भी जो है उनके लिए भी हमेशा प्रशिक्षण उसको मिलते रहे। ये प्रत्येक शिक्षकों की से अपेक्षा की जाएगी कि वो अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए अपने स्वयं के हितों से प्रेरित होकर हर साल कम से कम 50 घंटे की सीपीडी अवसरों में भाग ले। जैसे ट्रेनिंग होते हैं ना सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में भी वो हमेशा होते ही रहते हैं टीचर के ट्रेनिंग। उसके बाद देखेंगे स्कूल के जो प्रधाना जो अध्यापक होंगे और जो स्कूली परिसर के नेताओं के पास अपने स्वयं के नेतृत्व और प्रबंधन कौशल में लगातार सुधार करने के लिए समान मॉड्यूल नेतृत्व प्रबंधन कार्यशालाएं और ऑनलाइन विकास के अवसर और मंच होंगे, और ताकि वे एक दूसरे के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से कौशल का विकास किया जाएगा कि एक दूसरे के साथ जो है वो लोग कोऑर्डिनेशन बना सके, कहाँ पे कैसे विकास हो रहा है पढ़ाई के क्षेत्र में, स्किल को वो एक दूसरे से हेरफेर भी करेंगे, समझेंगे भी उससे। और 50 घंटे वाले जो ये है इसको पूरा करने की भी बातें की गई, ये आपको याद रखना है। व्यवसायिक मानक के बारे में, शिक्षक के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि सामान्य शिक्षा परिषद के तहत जो है व्यावसायिक मानक सेटिंग बोर्ड, ठीक है, व्यावसायिक मानक सेटिंग बोर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं पीएसएसबी, ठीक है, कहाँ पे है, के साथ
यहाँ पे एक सेकंड। तो व्यावसायिक मानक रेटिंग बोर्ड के रूप में अपने पुनर्गठित नए रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको एनसीटीई के द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का एक जो है सामान्य मार्गदर्शन सेट 2022 तक विकसित किया जाएगा। ठीक है, 2022 तक विकसित करने की बात की गई है। और जो एनसीईआरटी है और जो एससीईआरटी विभिन्न स्तरों में क्षेत्रों में शिक्षकों के शिक्षक तैयारी और विकास में विशेष संगठनों, व्यावसायिक शिक्षा में विशेष निकायों और उच्च शिक्षा संस्थानों के जो है परामर्श से जो है उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म इसका ध्यान देना है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। उसके साथ ही जो हमारा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है, ये सब टीचिंग के क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है इस सब चीज के बारे में। उसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद एक है आपका जनरल एजुकेशन काउंसिल, जीईसी। वही चीजें है यहाँ पे भी, इसको आप लोग अब खुद से देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन है, ठीक है, आपका पूरा क्लियर होते जाएगा। क्वेश्चन जितना करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब जितने भी एनईपी में कुछ कुछ और भी अगर कुछ ऐड होंगे तो वो क्वेश्चन के थ्रू आपके हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बेसिक चीज जितने जानने थे उतने में हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक नीति अधिनियम भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण की निगरानी के लिए शामिल है। साइन लैंग्वेज जो है, साइन लैंग्वेज फॉर टीचिंग की यहाँ पे बात की गई है, मॉनिटरिंग करने की बात की गई है। तो किसमें बात की गई है? एनईपी 2020 में की गई है, एनईपी 2020। को ये ध्यान देना है यहाँ पे कि एनईपी 2020 में किसके बारे में बात की गई है। तो साइन लैंग्वेज ऑफ जो है टीचिंग एंड मॉनिटरिंग इन्वॉल्व करने की बात की गई है, यानी कि भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण और निगरानी के लिए जो है शामिल करने की बात की गई है इसकी नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंग्लिश में देखना है या हिंदी में? मैं हिंदी में ही दिखा देती हूँ। चलिए देखिए, एनईपी के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। पहला है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड एक दोहरी प्रमुख समग्रता होगी और स्नातक की डिग्री जो स्कूल शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी। नेक्स्ट बी नंबर में क्या लिखा हुआ है? सभी जो है स्टैंड अलोन शिक्षक शिक्षा संस्थानों को 2025 तक जो है बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी। कितना तक डेट क्या था, सॉरी ईयर क्या था, आप लोग को उसमें देखे थे, आप बता सकते हैं। उसके बाद 2 वर्षीय 2030 का। तो ये आपका सही होगा कि गलत? बी नंबर आपका स्किप हो गया है ना, गलत हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। हाँ, 2 वर्षीय बीएड किसी विशेष विषय में स्नातक की डिग्री रखने वाले छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम। तो ये कैसा लग रहा है? सही है। उसके बाद है सेवा पूर्वक शिक्षक तैयारी कार्यक्रम के लिए प्रवेश समीक्षा जो है एनसीईआरटी द्वारा आयोजित की जाएगी। ई नंबर ऑप्शन है 1 वर्षीय बीएड किसी विशेष विषयों में 4 वर्ष के स्नातक डिग्री वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम स्कूली शिक्षक जो है बनने के लिए पूर्व आवश्यकता होगी। तो इसमें से आपको बताना है कि ऑप्शन में 1 2 3 4 कौन सा इसमें आंसर होगा, बताइए। ACD नहीं, ए ACD तो है ही नहीं। ए है, सी है, ACE। ACE 2 नंबर ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। Yes। तो पहला वाला भी बिल्कुल सही था। सी नंबर भी 2 वर्षीय बीएड वाला भी हम लोगों ने देखा कि सही है। उसके बाद ई नंबर में बताया गया था 1 वर्षीय जो एमए करे रहेंगे तो उसके लिए बीएड की बात की गई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर सही होगा आपका। ये तो आपको पता चल ही गया था 2030 की क्या बातें की गई थी, यहाँ 2025 दिया हुआ है, तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बताइए, एनईपी 2020 में किस पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव है? स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, या फिर व्यावसायिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। ठीक है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल, फॉर एडल्ट एजुकेशन, फॉर टीचर एजुकेशन, फॉर टेक्निकल एजुकेशन, फॉर वोकेशनल एजुकेशन। बताइए क्या होगा? ANC सी ACE फर्स्ट होना चाहिए। स्कूल एजुकेशन, First टीचर होना चाहिए। एजुकेशन,
फर्स्ट ऑप्शन सही है क्या मैम? First option and vocational education. ACE बोल रहे हैं, ACE बोल रहे हैं। जी। Yes. स्कूल एजुकेशन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की बात नहीं की गई थी। ठीक है, बी नंबर में देखते हैं हम लोग, एडल्ट एजुकेशन के लिए किया गया नेशनल कैरिकुलम। एक सेकेंड, क्या हो गया? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन है। उसके बाद आपके है सी नंबर, यानी कि टीचर एजुकेशन, नेशनल कैरिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। और उसके बाद एक है आपका डी नंबर, यानी कि नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन, टीचर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, 2 नंबर आपके आंसर है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, आगे आप पढ़े होंगे तो माइंड से स्किप हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बताइएगा इसके बारे में। एनईपी 2020 में जो NETF है उसको स्थापित करने की का प्रस्ताव है, इस निकाय के निर्धारित कार्य क्या है? अभी हम लोग देखे थे NETF के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में देखिए क्या बताया गया। तो प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार के लिए नई दिशाएं स्पष्ट करना, सीखने को समझने के लिए प्रौद्योगिकी में उपयोग पर विचार के लिए निःशुल्क आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना, सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में मदद के लिए बहुविषयक विशेषज्ञों को शामिल करें, या फिर जो हमारा AI जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, उसका उपयोग करके स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और जलवायु परिवर्तन में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रस्ताव को आगे बढ़ाना है। या फिर ई नंबर ऑप्शन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक और संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करें। क्या होगा आंसर, आपको बताना है। इंग्लिश में भी आपको दिख रहे होंगे, मैं इसको बड़ा कर दूं, दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, बताइए। मैम ऑप्शन और दिखाइए ना, 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं। चलिए देखिए, उन्हें भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अब मैं पूरा ही छोटा कर दी, फोर्थ ऑप्शन सही है क्या? बड़ा कर दी। ACD। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बी नंबर है, ठीक है। 2 नंबर आंसर है। तो सबसे पहले क्या बताया गया, ए नंबर। ए में यानी कि प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार के लिए नई दिशाएं स्पष्ट करना, ये होगा, ठीक है। उसके साथ ही बी नंबर, यानी कि सीखने को समझने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के निःशुल्क आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। और साथ ही ई नंबर में है शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक और संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करेंगे। AI का तो कोई बात नहीं किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और साथ ही भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए बहुभाषी विशेषज्ञों को शामिल करना। तो यहाँ पे सी नंबर भी दे रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, कुछ इसमें बहुविषयक को लेके यहाँ पे कुछ अलग ही बात बोली गई है, ठीक है। भारतीय भाषाओं की बातें बढ़ावा देने की बात की गई है, लेकिन बहुविषयक विशेषज्ञों को शामिल करने की बात नहीं की गई है, जबकि वहां पे भारतीय भाषा लैंग्वेज को जो शामिल करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर आंसर होगा। मैम Next इसमें question, डी नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता है क्या? डी नंबर ACD नहीं, डी नंबर नहीं हो सकता, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं है। ऐसी बातें कहाँ की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की कहाँ बातें की गई है। ओ सॉरी सॉरी मैम, ऊपर के क्वेश्चन में इसका चर्चा आया था। चलिए नेक्स्ट बताइए। एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद को छोड़कर सभी विषयों के लिए एकल बिंदु नियामक होगा। तो ये मैं बताई हूँ, अच्छे से बताइए आप लोग। जो नेशनल हायर एजुकेशन जो रेगुलेटरी रहेगा ना, वो कौन से 2 ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट को वो जो है चिकित्सा लेकर एवं चलेगा। कानूनी शिक्षा, चिकित्सा एवं मैम कानूनी शिक्षा। बी ठीक ऑप्शन। है, तो सभी को पता होगा, मेडिकल और लीगल हाँ सी एजुकेशन। होगा। सी नहीं, बी ना। सॉरी बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना सही है फिर गलत है। तो भारत के उच्च शिक्षा आयोग का दूसरा कार्यक्षेत्र एक जो है मेटा मान्यता प्राप्त निकाय होगा, जिसे राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, जिसको नेक बोलते हैं, ठीक है। नेक की बातें की गई है। दूसरा है, लंबे समय में यह जो है परिकल्पना की गई है कि वैश्विक अभ्यास के अनुसार मान्यता एक द्विधारी प्रक्रिया बन जाएगी। मैम फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है।
पहले वाला तो सही लग रहा है। मेटा पहले वाला क्लास सही लग तो रहा है। आई थिंक एचईसी आई है ना। इसमें आपके दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू बताए गए हैं, ठीक है। इसका हम लोग ब्रीफ में भी आंसर देखेंगे, अभी फिलहाल ये इसमें ब्रीफ आंसर नीचे तो नहीं दिया गया है। मैं जब वो बुक वाला क्वेश्चन लाई हूँ तो उसमें उसका ब्रीफ आंसर भी देखेंगे। फिलहाल अभी आपको यहाँ ध्यान दीजिए कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का दूसरा कार्य क्षेत्र नैक तो है, ये तो पता है सभी को, है ना। ये क्या करने का काम कर रहा है, तो मेटा मान्यता प्राप्त निकाय होगा जिसमें राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, ठीक है, कहा जाता है। तो इसको नैक ही बोला जाता है। दूसरा कार्य क्षेत्र आपको पता है ना, नैक है। तो उच्च शिक्षा आयोग में जो है दूसरा कार्य क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है। लंबे समय में जो परिकल्पना की गई है और वैश्विक अभ्यास के अनुसार मान्यता जो है क्या होगा, द्विधारीय प्रक्रिया बन जाएगी। तो बाइपोलर जो है प्रोसेस की यहाँ पे बात की गई है। ये आपके लिए नया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका दोनों जो है स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट देखिएगा कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में एनईपी 2020 किसी आवश्यकता पर जो है, किस आवश्यकता पर ये बल देगा, अनुशासन, विशिष्ट नियामक पर, मुक्त शिक्षा पर, विखंडन पर, या फिर अंतरराष्ट्रीयकरण पर, इंटरनेशनलाइजेशन पे, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन पे, फ्री, ठीक है। तो सभी को पता है कि अंतरराष्ट्रीयकरण पे जी है, जोड़ देगा। ये तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उच्च शैक्षिक परिवर्तनों के दस्तावेज एनईपी 2020 द्वारा पहचाने गए सिद्धांत क्या है। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की बात की गई, हायर एजुकेशन चेंजेस के बारे में। तो देखिए, कला और विज्ञान के बीच सख्त अलगाव, शिक्षा एक निजी सेवा है, अनुशासनात्मक का विकास, उसके बाद प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना। थर्ड ऑप्शन। Third option, Third development of option। multiple तो disciplinarity, आंसर भी देख रहा है आपका। extensive use of technology. ADE। ठीक है। अच्छा, Yes. आंसर दिख रहा है इसमें, कोई नहीं। कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा नहीं मैम, दिख रहा है, कहाँ दिख चलिए रहा है? नहीं नहीं दिख रहा मैम, मुझे। ठीक है। मैम दिख रहा है। पहले से ADE। आंसर दिख रहे हैं, पहले से लेकर आंसर दिख रहे हैं मैम। जब भी आप पहले से बता रहे हो क्वेश्चन तो आंसर इसमें दिख रहे हैं ऑलरेडी। कोई नहीं, देखना नहीं है आपको, आंख बंद कर लेना है, ठीक है, प्रत्याहार कर हाँ, लीजिए हमें आप। तो नहीं दिख रहा मैम। मैम चलिए मुझे भी ठीक नहीं है, दिख रहा। हाँ, मुझे भी ठीक है, नहीं ठीक दिख है, रहा अच्छी आंसर बात है। तो आंसर यही है, CDE। जिसको नहीं दिख रहे कोई बात नहीं। अच्छी बात है, जिसको नहीं दिख रहा है उसके लिए और अच्छी बात। चलिए, कम से कम जवाब तो देंगे ना खुद से आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, बहु अनुशासनात्मक का विकास करने का बात किया गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी का बात किया गया है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही राइट है। उसके बाद जो है एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बातें की गई है, और साथ में प्रमोशन करने की बात की गई है, इथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, तो ये भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, ये तो क्लियर होगा पूरा। अब बताइएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर सभी जो है केंद्रित है, पर भी केंद्रित है, किस पे केंद्रित है, कोस्टल एरिया एजुकेशन पे, हिल एरिया एजुकेशन पे, फॉरेन एजुकेशन जो ऑप्शन में Education in Indian languages. ठीक है, तो हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेज, तो यहाँ भारतीय भाषाओं की में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की बात की गई है। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो IITs है और IIM है के बराबर समग्र और बहुविषयक जो है शिक्षा के लिए मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय होंगे। मेरू के बारे में मैं विश्व शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय। ए ऑप्शन। Merus. मेरू। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरू हो जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान देना, IITs और IIM के बारे में बोला गया, ठीक है, इसमें ध्यान देना, इसके बारे में यहाँ बातें की गई है, उसी में बहुविषयक जो शिक्षा की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, एनईपी 2020 के अनुसार पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए वंचित क्षेत्रों में अधिक जो है HEI स्थापित और विकसित किए जाएंगे। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, जो अनडेवलप्ड एरिया है उसके बारे में आपको बताना है। मैम बी ऑप्शन। Equity and inclusion. फर्स्ट ऑप्शन होगा, एक्सेस करना, इक्विटी करना और इंक्लूजन, ये बातें लिखी गई थी, ठीक है, पहुंच, समानता और समावेश, एक्सेस, इक्विटी और इंक्लूजन। मैम इक्कीसवीं एक सदी बार में इससे पीछे वाला क्वेश्चन दिखाओगे प्लीज, इससे 9 यस, नंबर।
मैम एक बार देख ये लीजिए, बता दो प्लीज, रिपीट कर दो इस क्वेश्चन। इसको रिपीट कर देती हूँ। ओके। जी मैम। निम्नलिखित में से कौन से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो उच्चतम वैश्विक जो हमारा मानक है उसको प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए जो IIM है, IITs है और IIM है, उसके बराबर जो है समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय होंगे, मतलब उसी के जैसा जो है सार्वजनिक विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में भी आप देख लीजिए तो हो सकता है आपको समझ में आए। तो उसके लिए मेरू की स्थापना की गई है, जो कि बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी मैम। एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 21वीं सदी में भारत में उच्च शिक्षा के विकास पर ध्यान देना चाहिए। पहुंच और समानता, एकल डोमेन सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय, बाजार संचालित शुल्क संरचना की गुणवत्ता, या फिर जवाबदेही और गुणवत्ता। मैम ए ऑप्शन तो होगा, तो साथ में डी ये तो होगा, अभी एक्सेस और अभी इक्विटी उसमें तो बताया होगा था, ही। एक्सेस एंड इक्विटी उन्होंने बताया था, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी था। तो ए और डी हो हाँ, जाएगा। ए और डी। फर्स्ट एक्सेस ऑप्शन। और इक्विटी की बातें अकाउंटेबिलिटी की एंड गई है। इक्वलिटी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी एंड इक्विलिटी की भी बातें की है, तो एक्सेस एंड इक्विलिटी और अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी की बात की क्वालिटी। गई। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा। दो कथन दिए गए हैं NEP 2020 के अनुसार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसको हम लोग NRF बोलते हैं, और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति, जिसको NCIVE बोलते हैं, का गठन करेगा। उसके बाद दूसरा बताया गया है कि NEP 2020 के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्च वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के लिए IIT और IIM नामक जो है MERU, मेरू के बारे में बात किया गया, मेरू नामक समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो ये तो अभी जस्ट सेकंड पढ़े ना। ऑप्शन तो सही है। हाँ, सेकंड ऑप्शन तो दोनों सही करेक्ट है, है। दोनों सही। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये हमेशा अवेयर रहना है। अगर क्वेश्चन जैसे कि आपके एग्जाम चल रहे हैं ना, तो उस समय आपको जरूर से जरूर है ना उसका एनालिसिस देख के जाना है। उससे पता है आपका उसी से क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आ जाता है। एग्जाम जैसे आप लोग देंगे ना, तो हम लोग के तो एग्जाम कितने बहुत सारे होते हैं, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में होते हैं, तो आपको क्वेश्चन जो है ना देख के जाना है। एनालिसिस बहुत सारे यूट्यूबर लोग करवाते रहते हैं। ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे तो आपका जो है उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपके राइट हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए 2021 के क्वेश्चन है ये। ठीक है, और उसके जस्ट बाद क्वेश्चन का ही देखिए क्वेश्चन कथन में ला के दे दिया है आपको, ये तुरंत समझ में आ गया। तो दूसरा सही है, पहला फॉल्स है। ठीक है, देखिए इसकी बातें तो की गई है, NRF के बारे में तो बातें की गई, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बातें की गई है, लेकिन इसके बारे में बातें नहीं की गई थी। NCIVE के बारे में बातें नहीं की गई थी। ठीक है, कमिटी फॉर इंटीग्रेटेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, हम लोगों ने ये नहीं देखा था। ठीक है, नेक्स्ट, अभी ये तो वाला क्वेश्चन हो गया है ना, ये क्वेश्चन तो कर लिए हैं। ये बताइएगा 2016 में NEP रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, जो हमारा नेशनल एक्रीडेशन जो बोर्ड है, को मान्यता की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए और मानक निर्धारण करनी चाहिए, और इस उद्देश्य के लिए जो है निर्देशात्मक परिभाषित करने चाहिए। उसके साथ ही यह निजी एजेंसी बेहतर और गैर लाभकारी एजेंसी को लाइसेंस दे सकता है, जो कि शैक्षणिक संस्थानों का वास्तविक मूल्यांकन करेंगे। हम दोनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों आंसर आपके यहाँ पे राइट है। 2016 में जो NEP रिपोर्ट जो लिया गया है उसके अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की जो मान्यता की जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए और मानक निर्धारण करने चाहिए, और इस उद्देश्य के लिए जो है दिशा निर्देश परिभाषित करने चाहिए। उसके साथ ही निजी एजेंसी जो होता है उसको लाइसेंस दे सकता है, जो कि शैक्षणिक संस्थानों का वास्तविक मूल्यांकन करेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इसमें भी कथन दो, एक और दो कथन दिए गए हैं, इसमें भी बताना है आपको। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि यह परिकल्पना की गई है NEP 2020 में कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का लक्ष्य स्वायत्त बनना होगा और उसके पास एक सख्त बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा। बॉक्स यानी कि एम्पावर्ड जो है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बातें की गई। ये बात सही है फिर गलत है, बताइए। उसके बाद जो है संस्थागत विकास जो योजना है, जो बॉक्स है, उसके सदस्य की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। क्या सिर्फ बॉक्स का सिर्फ यही एक जिम्मेदारी होगा? ये बातें सही है या फिर गलत है, बताना है आपको। पहला तो करेक्ट है। ठीक है, पहला तो करेक्ट दूसरा है। नहीं पता।
विकी बॉक्स के बारे में बातें की गई थी, लेकिन केवल इसी को देखेगा, ये बातें एकमात्र जिम्मेदारी जो लिख दिया है ना, इस वजह से ये गलती हो गया। ठीक है, और भी चीजों को ये देखेगा, तो इसी वजह से आपका जो दूसरा वाला वो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा के निम्नलिखित में से किस मौलिक सिद्धांतों पर प्रकाश जो है डाला गया है। उच्च शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में बहु अनुसंधात्मक और समग्र शिक्षा, उच्च शिक्षा के हिस्से के रूप में उत्कृष्ट शोध, शिक्षण और सीखने की बहुभाषा को बढ़ावा देना। मैम बी बी तो ऑप्शन होगा तो ही करेक्ट होगा। है, B, C, D. बी तो अभी बहुत बार आ गया। सी और डी। Holistic education, outstanding research. ओके, बी सी डी बोल रहे ना आप लोग, तो बी में मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन होगा, आउटस्टैंडिंग रिसर्च एज पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन, और प्रमोशन ऑफ मल्टी मल्टी जो है मल्टी लिंग्विस्टिक Multilingualism इन in teaching and learning. हाँ टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैम क्वेश्चन है इंग्लिश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 5 दिए थे, हिंदी में 4 दिए थे। अच्छा, कोई नहीं, एक लगता है छिप गया होगा आप, नहीं है ना यहाँ पे ई नंबर है ना ऊपर में, ये चला गया भूल से, ये चूज करने वाला आंसर जो है ना ऊपर चला गया है, उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वो थोड़ा हो गया दिक्कत, कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य सामाजिक विज्ञान में अंतर विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। देखिए 1986 के बारे में ये बात ही कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद है जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 के अनुसार ग्रामीण विश्वविद्यालयों पर विचार अस्थिर था, यानी कि उसके बारे में कोई बातें नहीं की गई थी, अनस्टेबल था। मैम बताइए। फर्स्ट तो ठीक है, दूसरा गलत लग रहा है। ठीक है, स्थिर तो नहीं था, उसके बारे में ये बातें किया गया था ग्रामीण विश्वविद्यालय को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, ये आपका एनईपी 1980 से दूसरा वाला एनईपी से क्वेश्चन था ये। ये निम्नलिखित 1986 में ये मतलब जिसने दे रखा है कि अस्थिर था, उसमें था ना स्थिर था शायद। हाँ, यहाँ पे अस्थिर लिखा हुआ है, इस वजह से ये गलती हो गया। हाँ ठीक जी है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा के निम्नलिखित में से किस मौलिक सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है। ये क्वेश्चन हो गया ना, हाँ अभी तो किया ऊपर था चला मैम। गया। हाँ, ऊपर हम चले गए थे भूल से। और ये देखिए, भारत जैसे देशों में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य वित्तीय निहितार्थ पर निर्भर करता है। एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा का वित्त पोषण और वित्त पोषण भारत के उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा कार्य क्षेत्र यानी कि उच्च शिक्षा अनुदान परिषद द्वारा किया जाएगा। मैम फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड नहीं पता। ठीक है, तो सेकेंड हमारा ऐसे फॉल्स ही है। देखिए यहाँ पे जो हमारा वित्त पोषण का बात किया गया ना, तो फंडिंग का बात जो है, एक तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण संसाधनों की उपलब्धता और अन्य विहित वित्तीय जो है निहितार्थों पर निर्भर करता है, अन्य वित्तीय निहितार्थ पर भी निर्भर करता है, ये बातें सही है। दूसरा क्या है, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा का वित्त पोषण और वित्त पोषण भारत उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा कार्य क्षेत्र यानी कि उच्च शिक्षा अनुदान परिषद के द्वारा किया जाता है, ये बातें गलत है। ठीक है, एक सेकेंड, और कितना क्वेश्चन बचा। मैम आप इसका पीडीएफ दे देंगे ना, एक बार रिपीट कर लेंगे क्वेश्चन के। डला हुआ है पीडीएफ ऑलरेडी, ये क्वेश्चन आपके पीडीएफ में है। अच्छा वो जो आपने भेजा उसी में है ये? हाँ, पूरा वो बहुत देख एक्चुअली 500 बहुत कितना पेज ज्यादा का था, है ये। उसके कितना बहुत ज्यादा पेज का था, इसलिए अभी उसको देखा नहीं इतना पूरा। वही मैं जो पढ़ा रही हूँ उसी से तो पढ़ा रही हूँ ना, बस मैं कुछ कुछ ऐड कर रही हूँ, और जो है मेरे पास जो पीपीटी है, बाकी तो सब आपको पढ़ा ही रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते पूजा हैं। मैम, समय पूजा मैम प्लीज आप सेंड कर लीजिए, बिकॉज मैंने कल ही ज्वाइन किया है, तो आप ये पीडीएफ सेंड कर देंगे ग्रुप में। ओके, मैं फिर से कर दूंगी, मैं फिर से कर दूंगी। ओके। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण कर्तव्य अधिक जो है अधिक होंगे और छात्र शिक्षण अनुपात अधिक होंगे, और संकाय आमतौर पर देश के संस्थानों में स्थानांतरणीय होगा। दूसरा कथन बोला गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार संकाय को नवीन शिक्षण और अनुसंधान के लिए अपने शैक्षणिक दृष्टिकोण को डिजाइन करने की जो है स्वायत्ता दी जाएगी। फर्स्ट गलत है, सेकंड करेक्ट है।
ऊपर में जो यहाँ बातें की गई है कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है, इसमें शिक्षक यहाँ पे शिक्षण कर्तव्य अधिक होंगे, यहाँ पे केवल शिक्षण का कर्तव्य अधिक होगा, ये बातें यहाँ पे बोली गई है, जिस वजह से ये गलती हो गया है। छात्र और शिक्षण अनुपात अधिक होंगे और संकाय आमतौर पर जो है देश में संस्थानों में स्थानांतरित होंगे, तो ये गलत है। स्टेटमेंट दूसरा है, एनईपी 2020 के अनुसार संकाय में नवीन शिक्षण और अनुसंधान के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण को डिजाइन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। ये हम लोग देखे थे टीचर एजुकेशन को लेके। ये क्वेश्चन बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन 1854 में जो हमारा जो डिस्पैच हुआ था एजुकेशन को लेके, उसमें व्यावसायिक शिक्षा पर सुझाव दिए गए थे। ये क्वेश्चन बहुत पहले पढ़ाई हो चुका है ये। बोलिए। बी और सी। बी और सी यानी कि कानून और चिकित्सा, और भी दे सकते हैं आंसर आप, 3 ऑप्शन देना था आपको। तो मैम कानून और चिकित्सा इसमें आएगा? इसमें नहीं है, मटेरियल साइंस भी कहीं पढ़ा था मैम। ये आपका 1854 का बात हो रहा है, ठीक है, 1854 का बात हो रहा है। उस समय के बारे में अगर हम देखेंगे, ये पहले पढ़ाई हो चुका है, तो इसमें आपको ध्यान रख लीजिए कि कानून, चिकित्सा और सिविल इंजीनियरिंग का बात किया गया है, ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। शायद माइंड से स्किप कर गया होगा, तो कानूनी, चिकित्सा और इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, पुस्तकालय विज्ञान के लिए और पदार्थ विज्ञान के लिए नहीं की गई थी बातें 1854 में। नेक्स्ट बताइएगा, एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है एनईटीएफ का कार्य नहीं है, ठीक है, यानी कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का इसमें से कौन सा जो है नहीं है, कार्य क्षेत्र नहीं है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में रणनीति महत्व वाले क्षेत्रों की कल्पना करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक और संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना, केंद्र सरकार के संस्थानों में जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान करना, या फिर शैक्षिक प्रौद्योगिकी में अनुसंधान मैम ए और ऑप्शन, नई रिसर्च। सी ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन, ए सी ऑप्शन। चलिए, तो इसका आंसर जो है सी नंबर होगा। यहाँ पे नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के बारे में बात किया गया है, तो ये केंद्र सरकार के संस्थानों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान करना इसका काम है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मैम ये मैम एक काम बार फिर नहीं से किया बताइए ना। ना, एक बार फिर से बताइए। इसमें इनका दिया है माइक खुला हुआ है। कार्य का कार्य नहीं होगा। अच्छा, सॉरी, ओ हाँ, मैं गलत बोल दी, सॉरी। देखिए, इसमें क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो शैक्षणिक प्रौद्योगिकी में रणनीति महत्व वाले क्षेत्रों की कल्पना करना, ये उसका काम होगा। उसके साथ ही शैक्षणिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक और संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना, ये भी होगा। और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार के लिए नई दिशाएं स्पष्ट करना, ये सब जो है एनईटीएफ का काम है। जबकि ये केंद्र सरकार के संस्थानों में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए अनुदान जो है प्रदान करना, ये काम नहीं है, ठीक है, मैं ध्यान नहीं दी, ठीक है, अब क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एनईपी 2020 जो है, एनईपी 2020 संस्थानों के बीच क्रेडिट के हस्तांतरण की सुविधा के लिए एक अकादमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई है। और एनईपी 2020 में एक उद्देश्य देश में बहुविषयक संस्थानों की संख्या में वृद्धि करना है। ये तो आपको मैं बताई थी ना, क्रेडिट बैंक की स्थापना करने की बात की है, तो ये भी सही है। और दूसरा बहुविषयक जो है मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, तो दोनों सही होगा। मैं थोड़ा जल्दी कर देती हूँ कि समय हो गया है, इसको मैं कंप्लीट करना चाह रही हूँ, ठीक है। उच्च प्रदर्शन करने मैम, वाले कंप्लीट भारतीय कर लो, मैं घर पहुंच रहा हूँ, तो आप कंप्लीट कर लो। ओके, ठीक है। उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ये बातें सही है। उसके साथ दूसरी बातें क्या की गई है कि विश्व के शीर्ष 500 विश्वविद्यालय में से चयनित विश्वविद्यालय को भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये तो गलत है। बातें सही है, ठीक है, तो ये बातें गलत जो है है ना? गलत है, जबकि हाँ, 2 नंबर ऑप्शन, दूसरा वाला गलत 2 लग रहा है। नंबर, सेकंड वाला गलत। पहला वाला आंसर सही है। इसमें कुछ और दिया गया है, शायद 100 था, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भी दिमाग से स्किप कर गई हूँ। मैं इसको नेक्स्ट टाइम बता दूंगी, फिर आप लोग देखिएगा डीपली जब पढ़े होंगे ना, तो उसमें दिया गया होगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ और की संख्या इसका बताया गया है, लेकिन ये सही, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इसका नंबर चेंज होना चाहिए। विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालय में चयनित विश्वविद्यालय को भारत में संचालित करने की सुविधा दी जाएगी। तो कितने विश्वविद्यालय को दी जाएगी, ये आपको थोड़ा देख लीजिएगा, डीपली जब पढ़िएगा ना, मेरा वाला नोट्स उसमें मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें हैं? बताइए। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में मान्यता, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का परिचय। ये साथ क्वेश्चन हो गया है क्या? इसमें तो सारे ही लग रहे ट्रांसफर हैं। नहीं हुआ मैम, अभी यस, नहीं हुआ। सारे सारे ही हैं, जिसने भी सारे बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन है, हाँ जी। हाँ, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए एनईपी 2020 में क्या क्या सिफारिशें की गई है? तो इंट्रोडक्शन बात की गई है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की, एक्रीडिएशन ऑफ ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, और स्टेब्लिशमेंट करने की बात की गई है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की। तो सभी इसके आंसर होंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन लगता है कि पहले भी आया हुआ है। देखिए मतलब इतना सिमिलरिटी है, लगातार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए एक ही समय में, इस वजह से ऐसा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान में भारत में अनुसंधान और नवाचार में निवेश सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है। और एनईपी 2020 शिक्षक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की स्थापना की सिफारिश करता है। तो यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है कि 1% है, लेस दोनों देन। ठीक है, बोथ आर राइट। यस, तो बोथ आर राइट है कि हमारे जो अनुसंधान अभी हम लोग देख रहे थे ना, अनुसंधान के क्षेत्र में, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में जो सकल घरेलू उत्पाद का लेस देन 1% जो है, यहाँ पे हमारा सकल घरेलू उत्पाद से लिया जा रहा है। 0.69। नेक्स्ट मैम ये बताइए। जैसे एनपी 2020 अब आई है, इससे पहले 1986 वाली थी, उसको फिर यस, अपग्रेड किया 1992 हाँ में। 1992 उसका में। कोई हाँ, फिक्स इंटरवल नहीं है कि भी 10 ईयर पे या 5 ईयर पे? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से तो अभी लाया गया है, क्योंकि बहुत सारे चेंजिंग अभी जो है इसमें, तो पूरा ही नया बातें की गई है, देख रहे हैं ना, हर क्षेत्र की बातें की गई है। अभी कितना तक लागू होता है ये भी देखना पड़ेगा। अभी दो ही राज्य जो है, जैसे कि कर्नाटका और मध्य प्रदेश में हम लोग देखें कि ये लोग सारे चालू किए, बहुत कम ही जगह पे अभी हो रहे हैं। तो अब देखिए कि मैम कितना ये सक्सेसफुल रहता क्या है। बोलते हैं, इसमें शायद एआई का भी है अभी स्कूलों में ना, मतलब एज ए सेमिनार या प्रोजेक्ट बेस्ड काम करवाना शुरू किया है एआई पे। अच्छा। तो मैम ये ओ, तो और एनपी भी कुछ? 2020 अभी रिसेंटली जैसे मेरे गुड़िया के स्कूल में अभी चल रहा है। अच्छा। ओ, तो ठीक है, एआई वाले भी कुछ होंगे कंटेंट, तो शायद इसमें डाला नहीं होगा, ठीक है, स्कूलों में तो तो वो भी। पूछो ही मत, क्या ही ना करवा दे। नहीं मैम, जैसे केवीएस में जाती है तो वो उन्होंने तो 2 साल हो गए फॉलो अप कर रहे हैं जब से ये एनपी केबीएस 2020 आई में ना। केबीएस में बहुत अच्छी पढ़ाई होता है वहां पे, अगर आप ना भी देखे ना, अगर एनईपी नहीं भी लागू हुआ है ना, वहाँ ऑलरेडी अच्छी पढ़ाई होते हैं। नहीं मैम मैम मैं वो केवी में ही हूँ, मैम मैं केवी में ही हूँ एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। तो अभी बहुत तीन टफ है चार वहाँ दिन पे से जॉब उसी करना। पे चल रहा है मैम। अच्छा, अभी अपने ठीक है, क्वेश्चन तो आप में आया था ना, तो उसमें शायद ये ऑप्शन अपन ने गलत किया था कि एआई वाला नहीं होगा एआई आर्टिफिशियल वाला इंटेलिजेंस। शायद अगर हो सकता है वो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, या फिर कुछ और ही ऑप्शन उसमें होगा, जिस वजह से वो गलती होगा, उसको देखना पड़ेगा फिर से। मम्मी अभी जो ठीक है, दीक्षा और स्वयं वाला आया था ना, जो पोर्टल चल रहा है, वो केवी में चलता हाँ ही है। दीक्षा और स्वयं से रिलेटेड जो हाँ, टीचर्स दीक्षा ट्रेनिंग पोर्टल, चलता है ना, हाँ वो होता रहता है उसमें। मैम टीचर हाँ, ट्रेनिंग वो की तो, बात नहीं कर रही हूँ, बच्चों के लिए कर हाँ रहे हाँ, हैं। समझ रहे हैं पीयूष जी, आप बोल रहे हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। तो हाँ, ये रोबोटिक बातें जो वगैरह है, वो डेमो के लिए रोबोट भी ला रखे हैं, और मतलब यहाँ पे मैम यूनिवर्सिटी है ना, तो वहां से प्रोफेसर और वो लोग एआई वाले आते हैं। अभी जैसे पेरेंट्स से अच्छा, भी सजेशन फॉर्म लिया है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों को वहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी में लेके जाएं तो। ओके, अब मैं उस क्वेश्चन को फिर से देख लूंगी, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड पढ़ अब लेते हैं, एकदम ठीक है। मेरे दिमाग में आया, आपने बताया ना कि एआई, तो एकदम क्लिक हाँ हुआ, हाँ, तो मैंने उसमें शेयर कर शायद लिया। एनईपी वाले गलत किए हैं, वो एनईपी का ही आंसर था, फिर देख लेंगे हम लोग, सॉरी। अब इसको देख आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट में देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर कर लेंगे उसको। ये वाला क्वेश्चन हो गया है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। एक छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट और अकादमिक जो है बैंक ऑफ क्रेडिट में संग्रहित ऐसे क्रेडिट अर्जित करने की तारीख के बाद जो है अधिकतम तक वैध होगी, ये मैं बताई थी आप लोगों को, बताइए क्या आंसर होगा। 7 years। 7 years।
7 ईयर्स याद है ना आप लोगों को? अगर आप कहीं 1 साल का डिग्री ले लिए हैं और आपको वो इंस्टीट्यूशन पसंद नहीं आ रहा है, आप किसी जगह पे और एडमिशन लेना चाहते हैं, हाँ, तो तो 1 7 साल जो इयर्स तक आपने का हमें करके मिलता रखा है। है, हाँ, तो 7 साल तक आप दूसरी जगह कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। वो आपका क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएगा, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका जमा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबीसी बैंक बोलते हैं। ये आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। एबीसी बैंक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। तो 7 साल तक के लिए आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद एक ही बार यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसको जो है कितने बार हम इस डिग्री को यूज कर सकते हैं, तो एक ही साल के मतलब एक ही बार कर सकते हैं, और 7 साल तक के अंदर में। अब ये वाला बताइएगा कि फर्स्ट वर्टिकल, सेकेंड मैम वर्टिकल, एक थर्ड बार वर्टिकल, कैसे सुपर यूज वर्टिकल। करेंगे डिग्री को? मतलब अगर आपने 1 साल जैसे कि कहीं पे कोई कोर्स, जैसे समझ लीजिए ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया, ठीक है, 1 साल आप किसी कॉलेज से कर रहे हो, आपको पसंद नहीं आया वो, आप जो है दूसरे जगह पे एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो जो आपका 1 साल का जो आपने डिग्री लिया है ना पहले, तो वो जो है आपका वो क्रेडिट जमा हो जाएगा आपका एबीसी बैंक में, ठीक है। अब 7 साल के अंदर में कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, और जो दूसरे यूनिवर्सिटी में आप लोगे ना, तो एक ही बार चेंज कर सकते हो यूनिवर्सिटी को, यानी कि ऑलरेडी ओके आप मैम, पहले से ओके। पढ़ रहे थे कहीं पे, दूसरे में जाओगे, उसके बाद तीसरे चौथे, ऐसे नहीं कि बार बार चेंज ही ऐसे करते है, रहो। ठीक है, ठीक है। इसका जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया, सब PYQ है आपके। फर्स्ट वर्टिकल्स क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, बताइए। इसमें तो आंसर भी नहीं लगा हुआ है, तो आपके लिए बहुत इजी है, ऐसे आराम से कर लीजिएगा। बताइए, ये मैं बहुत बोल बोल के ध्यान दे दे के बताई थी आप लोगों को। नहीं समझ में आ रहा है? मैम फर्स्ट है इसका आंसर। नहीं, फर्स्ट आ है, गया मैम समझ चलिए, में। समझ में आ आपने गया ना? बताया था ना, 4 बताए थे ना मैम, 1 2 3 हाँ 4 ऐसे 4, करके वर्टिकल्स बताए थे ना यस। हाँ हाँ। तो हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ जो मैम। हमारा जनरल एजुकेशन है, एजुकेशन काउंसलिंग जो है ना, GEC, वो 4th है। चलिए मैं पूरा ही 4th बता देती हूँ। वर्टिकल। जिसने भी 1 बताया है ना, जिसने भी 1 बताया आंसर, उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए हमारा जो फर्स्ट वर्टिकल्स है ना, जो हायर एजुकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो हमारा क्या है, तो ये आपका 2 नंबर है, ठीक है, NHERC सबसे पहला वर्टिकल्स है। नेक्स्ट टाइम आपसे फुल फॉर्म उसके बाद पूछे जा नेक है, सकते उसके हैं। बाद नेक है। हाँ, हाँ, नेशनल हायर एजुकेशन याद आ गया रेगुलेटरी मैम। काउंसिल हो जाएगा। फिर दूसरा वाला NAC है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल बोलते हैं। तीसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, HEGC हो जाएगा, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। और आपका जो है लास्ट वाला क्या हो जाएगा, तो GEC हो जाएगा, जिसको जनरल एजुकेशन काउंसिल बोलते हैं, ठीक है, फोर्थ मतलब वर्टिकल। फर्स्ट भी क्लियर? नेशनल से, दूसरा भी नेशनल से, तीसरा हाई से है, फिर चौथा जनरल से है। ठीक है, आप लोग इसको ट्रिक भी लगा सकते हैं कि पहले में 5 अक्षर है, उसके बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है, ठीक है, 5 3 4 3, ऐसे करके, ठीक है, जैसे भी करना होगा देख लीजिएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताने हैं आप लोगों को। ये जो है ब्रिटिश एजुकेशन के सिस्टम के समय में कमीशन को लेके जो है कि क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, मैं उस समय बताई थी कि आपको उस समय का गवर्नर जनरल जो है याद रखना है। उस समय कौन जो अथॉरिटी में थे वो आपको ध्यान रखना है। उस समय कौन सा कमीशन आया था वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जवाब दीजिए कि लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक का, और गवर्नर ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन, तो किससे किससे रिलेट कर रहा है बताइए। मैम मुझे तो एक ही आ रहा है, चौथा वन गवर्नमेंट लग ऑफ रहा है इंडिया का, मैम। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। D का 1 है ना? हाँ, डी का 1 है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूछा है ना, तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही होंगे। देखिए यहाँ पे आपके D के 1 तो 2 जगह ऑप्शन में दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये करने भी आना चाहिए कि कौन सा आपको आंसर देखना है। अब 2 में से ऊपर वाले 2 तो आपके होंगे नहीं कभी आंसर, ठीक है, नीचे वाले 3 और 4 आपको देखना है, और एक को आपको आपको कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपको और क्या पता है। सी का सेकंड वाला मैडम। C का सेकेंड, ओके, तो C का लॉर्ड कर्जन, अच्छा C का विलियम बेंटिक्स के बारे में आप बोल रहे हैं ना। C का सेकेंड बोल रहे हैं, यानी कि थॉमस जो है विविंटन मैकाले। देखिए यहाँ नाम भी सेम दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि सॉरी, विलियम जो है बेंटिक्स के समय में यस कौन मैम, से आए थे, मैकाले आए हुए बेबी थे, ठीक है, लिंगन। हम्म। विविंटन मैकाले। तो ये भी आपको समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर भी देख सकते हैं। और ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 नंबर हो जाएगा। हंटर, लॉर्ड रिपन जो है उस समय हंटर आयोग आया था लॉर्ड रिपन के समय में,
ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में हंटर आयोग, आपसे सिंगल भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी, कि हंटर आयोग किसके समय में आया था, तो लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कर्जन का देखेंगे तो उस समय जो है टी टी रिले, क्या लिखा हुआ है, रेनिलाइज, क्या पढ़ते हैं बताइए, रिलाइज, ठीक है क्या, ओके, टी रिले के लिखा है, टी रिले। हाँ टी रिले जो है ये आपको ध्यान रखना है, कर्जन के समय में। खत्म हो गया क्वेश्चन आपके, ठीक है। यहाँ पे जितने थे ना, ये पीडीएफ देखिए कितने पेज के, मैं बता देती हूँ। 301 500 समथिंग कुछ है, यहाँ 301 पता नहीं क्यों दिखा रहा है। ठीक है, तो आप मैम लोग बहुत बड़ी स्कूल, पीडीएफ है ये। हाँ बहुत बड़ी पीडीएफ, मतलब पूरा आपका 2 पीडीएफ आपको मिला है ना हायर एजुकेशन में, एक पहला वाला मिला था, ठीक है, मैम पहला वाला वो प्राचीन वाला है ना। हाँ, और इसमें जो है आपका टोटल जितना बचा मैं सब इसी में डाल दी। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं लेके आई थी, पर सर आ गए हैं क्या, फिलहाल मैं कल करवा दूंगी, लास्ट आपका क्लास होगा कल हायर एजुकेशन का। ठीक है, मैम एनईपी से उसके बाद संबंधित, क्या पढ़ाओगे? उसके बाद देखती हूँ या तो आईसीटी पढ़ाऊंगी या फिर देखती हूँ सर और क्या बोल रहे हैं। रिसर्च ठीक है, पढ़ा दो ना। ठीक है, रिसर्च मैम। एक बार सर से पूछ लेती हूँ, सर से, अगर पुरलिक सर ऐसे पढ़ाने वाले मैम थे, अगर आईसीटी पुरलिक, से भी तो क्वेश्चन बहुत आते हैं, आईसीटी से भी तो। हाँ तो आईसीटी जो है ना, वही मैं सोच रही थी, अगर रिसर्च पढ़ाना होगा तो मैं सर से बात कर लूंगी, अगर मैं पढ़ाना होगा पहले तो मैं जल्दी आईसीटी करवा तो दो, कर उससे लूंगी। ज्यादा क्वेश्चन आते हैं शायद। हाँ ठीक है, जैसा आपको मन, ठीक है देख लेती हूँ। ऐसे देखिए भूलने का टेंडेंसी ज्यादा रहता है उसमें, तो वो लास्ट लास्ट में भी करेंगे ना, तो जो नया नया ताजा ताजा पढ़े रहेंगे तो माइंड में रहेगा। मैम ठीक है, उसमें तो इम्पोर्टेंट ही बताइएगा, पूरा मत पढ़ाइएगा। हाँ हाँ इंपॉर्टेंट ही बताऊंगी, पूरा नहीं, ज्यादा उसको जल्दी से कवर करूंगी मैं। ठीक है, ये सब देखिए आपके क्वेश्चन थे, कम से कम 61 पेज के हैं ये, बहुत सारे क्वेश्चन है एनईपी से रिलेटेड, तो ये मैं बस कल लास्ट करवाऊंगी, उसके बाद आपका जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, हायर एजुकेशन।